नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज मौजूद हैं मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी। प्रजापति जी से जानने का प्रयास करेंगे कि मनगवा क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या कर रहे हैं। मनगवा में जो पुराने समय में चुनौतियां थी उनसे कितना निपट पाए हैं और जिस स्थिति में मनगवा उनको मिला उससे कितना आगे वो ले गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे क्षेत्र से जुड़ते हैं। और सबसे पहले हम अगर क्षेत्र में बात करें, चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार उद्योग और व्यापार को लेकर, एमएसएमई को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, चूंकि क्षेत्र ऐसा है जहां से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी ताल्लुक रखते हैं, तो एक रीजनल कॉन्क्लेव भी वहां हुई। समय हो गया है, क्या कुछ रिस्पांस वहां का मिला, आसपास के क्षेत्र से क्या रिस्पांस मिल रहा है, इन तमाम विषयों को छूने का प्रयास करेंगे। प्रजापति जी, साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साधना न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। और अभी जो भी सवाल आपके माध्यम से किए जाएंगे, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग पूरा अवश्य देखेंगे जी। तो सबसे पहले जो चुनौती है किसी क्षेत्र में, एक समय था जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क ये चुनौती थी। आज जो बड़ी चुनौती समझ आती है वो है रोजगार। क्या कुछ आपके क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से हो रहा है? बिल्कुल, वर्तमान का जो परिदृश्य है, पहले की तो अपन बात ही नहीं कर सकते थे कि सड़क गड्ढे में थी या गड्ढे में सड़क थी, वो वाला जीवन काल था। बिजली का भी कुछ भी लेना देना नहीं था। अब वाला परिदृश्य जो है बदला हुआ है। आपने सवाल किया रोजगार को लेकर के, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं। जहां तक जिले की बात करें अपन तो, और विधानसभा मनगवा की अगर बात करेंगे तो मैंने जो है यहाँ पर हिनौती गौधाम 50,000 गौवंशों का एक गौशाला का निर्माण चल रहा है। वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई प्लांट्स वहां पर लगेंगे, जैसे 50,000 गौवंश बहुत बड़ी संख्या होती है। वहाँ बायोगैस प्लांट लगेगा, सीएनजी प्लांट लगेगा। इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण जी से भी वहाँ पर रिक्वेस्ट है। और ये पूरा का पूरा प्रकल्प अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है, जिसमें बहुत ही बेहतर इंटरेस्ट जो है अपने मुख्यमंत्री जी भी ले रहे हैं, क्योंकि वो भी गौवंशों के प्रति बहुत ही सहृदयता रखते हैं। और बड़ा विषय है कि खेती को कैसे बेसहारा पशुओं से बचाया जाए, तो इस विषय को लेकर भी हमारे मनगवा विधानसभा में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा जैसे सड़क है, अस्पताल है, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वहां पर भी रनिंग कंडीशन में वर्तमान में है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, चूंकि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, 50,000 गौवंश एक स्थान पर। मुझे याद है एक उसी क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने गौ अभ्यारण्य की मांग बहुत पहले उठाई थी, हालांकि उस तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन ये अपने आप में स्वरूप उसी तरह का है। अभ्यारण्य ना सही, एक ऐसी गौशाला जहां गौवंश रहेगा, सुरक्षित रहेगा, संरक्षित किया जाएगा, और उसका जो उत्पाद है वो भी एक तरह से तो ये कहें कि इंडस्ट्री से ही उसको जोड़ने का प्रयास है। बिल्कुल, वो कोरिलेटेड है और स्वाभाविक सी बात है कि उसमें मैन पावर चाहिए। युवाओं को भी वहां पर रोजगार के कई संसाधन होंगे, और साथ ही साथ जो प्रकृति से समन्वय की बात है जो अपनी सरकार कहती है, तो उससे भी कोरिलेट किया जाएगा, क्योंकि 50,000 गौवंशों का संधारण आसान बात नहीं है। वर्तमान में वहां पर ये स्टार्टिंग कंडीशन में है और बहुत ही शैशव अवस्था जिसको कह सकते हैं। वर्तमान में 1200 गौवंश वहां पर संधारित हैं, और बीच बीच में हम लोग वहां पर जाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी पूरे सहृदयता से और पूरी सजगता के साथ लगे हुए हैं कि कितना जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। रीवा में अपने आप उल्लेखनीय रहा, सौर ऊर्जा के मामले में भी काम वहां हुआ है, लेकिन मनगवा क्षेत्र जो है, आपने एक प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है, और कोई ऐसी संभावनाएं मनगवा में बनती है, और जो कॉन्क्लेव अभी किया था उसका कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, अभी जो मनगवा विधानसभा की बात की जाए तो जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उप मुख्यमंत्री जी तो थे ही वहां पर। तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ अभी जमीनें हैं ऐसी जिन पर वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ये मैं नहीं कह पाऊंगा वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरे रीवा में तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो किनारे के इलाके हैं जो
जो उनके रीच आउट जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, तो जैसे गुड़ विधानसभा हो गया, उधर त्योंथर विधानसभा रीवा जिले का ही पार्ट है, क्योंकि मनगवा जो जियोग्राफिकली सेंटर ऑफ पूरा रीवा, और विधानसभा मनगवा ऐसा है कि आधा भाग तो अपना ये जिला रीवा में है और लगभग आधे से थोड़ा सा कम जिला मऊगंज में भी आता है। तो दोनों जगह है और अभी इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहां भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जमीन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बीच में अपने पास मेरी जानकारी में नहीं है। इंडस्ट्री के मामले में अभी बहुत कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता, और ये भी कहें कि एक शुरुआत है। हालांकि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में चर्चा और कॉन्क्लेव ये तमाम चीजें चल रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव रोजगार वर्ष इसको मान रहे हैं और मना रहे हैं उसको, उस तरह के प्रयास हो रहे हैं। एक दौर था जिस दौर का हमने ऑफ कैमरा उल्लेख भी किया कि अगर लोग बीमार हों तो या तो प्रयागराज जाएंगे या रीवा जाएंगे। अब मनगवा के हालात क्या कहते हैं? हाँ, वर्तमान में मनगवा का अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे ना रीवा जाने की जरूरत है, ना ही प्रयागराज जाने की जरूरत है, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे खुल चुके हैं। और प्रॉपर मनगवा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने लोकार्पण किया। और साथ ही साथ अभी जो गंगेव जनपद है वहां पर 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति हो गई है। वहां पर भी ब्लॉक मेडिकल लेवल पर जो अस्पताल है उसका निर्माण किया जा रहा है। और जो ग्राम पंचायतें हैं और छोटे स्तर में उप स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत सारे हैं। और जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है तो बहुत कोई क्रिटिकल केस होता है, कैंसर हो गया या कोई भी बड़ा ऑपरेशन, तभी वो रीवा या बाहर की ओर रुक करते हैं, अन्यथा वो वहां पर ठीक हो जाते हैं। वर्तमान की ये स्थिति है। और अगर पहले की तुलना की जाए तो जैसे सड़क है, बिजली है, तो जमीन आसमान का अंतर है वर्तमान में। एक दौर था जब योजनाएं बहुत सीमित थी, बहुत पहले की हम बात कर लें। आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। आरोप विपक्ष की तरफ से बहुत सारे लगते हैं, पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर हम स्वास्थ्य तक ही सीमित रहे अभी इस चर्चा में, तो गरीबी के कारण इलाज ना मिल पाना, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है इसलिए इलाज ना मिल पाना, ये जो योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चला रही है कि एक तरह से आदमी बिना पैसे खर्च किए स्वास्थ्य लाभ ले सकता है, इन योजनाओं का लाभ कितना क्षेत्र की जनता को आप दिला पा रहे हैं? देखिए, अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कितनी बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड उन्होंने अप्लाई की, और ज्यादातर जो भी पात्र लोग हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड आज की डेट में उपलब्ध है। और इतनी बड़ी योजना के तहत जब वो व्यक्ति बीमार होता है तो सिंपल सी कोई बीमारी हुई तो वो वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कहीं उसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी, बड़ा कोई भी अगर चीज, तो उसके लिए ये जो योजना है बहुत ही बड़ी कारगर होती है। और इसका लाभ जो है क्षेत्र की जनता को मिल भी रहा है। अब जहां अस्पताल की बात है तो चाहे रीवा में आप बात कर लें या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी बीमार व्यक्ति जाता है और उसका आयुष्मान कार्ड उपयोग होता है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए किसी ऐसे अस्पताल में वो बीमार व्यक्ति जाता है जहां पर उसको ये सूट करता है कि हमको इसी डॉक्टर से इलाज करवाना है और बाय डिफॉल्ट वहां पर आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं है, तो उस बात के लिए भी अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही सहृदय, उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान प्राप्त होता है। मैं अक्सर लिखता भी रहता हूं मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान के लिए, तो वहां से भी एक उपयुक्त राशि उन हॉस्पिटल्स में जहां पर आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बराबर खड़ी पाई जाती है। आप इंजीनियर हैं, भले ही सोशल इंजीनियरिंग के उसमें आ गए, लेकिन मैं उस विषय को आपसे समझना चाहूंगा। एक दौर था योजनाएं सीमित थीं, आज हम अगर स्वास्थ्य की ही दृष्टि से देख लें, एक व्यक्ति बीमार होता है तो इलाज कराने में पैसा लगना है, चाहे वो सरकारी खाते से जाए या कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो अपनी जेब से दे। इन योजनाओं को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? हमें लगता है हाँ बस
बहुत हो गया, 1 रुपए किलो गेहूं चावल भी मिल रहा है, आपको लाखों का इलाज फ्री मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है नित नए फॉर्मूले लाती है, हर बार चुनाव हो या चुनाव से, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 365 दिन उसी मोड में आप रहते हैं और 5 साल उसी मोड में रहते हैं। तो ऐसा क्या है भाजपा के पास? देखिए, आपने स्वयं ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके कार्यकर्ता वो वाकई में 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं। उनको इस बात की टेंशन रहती है कि यदि कहीं कल चुनाव हो गया तो हम अपने हितग्राही को कैसे संतुष्ट करें, और वो 24 घंटा बराबर जो बूथ लेवल की हम लोगों की कमेटी रहती है, हम लोग संगठन में काम करते हैं, तो ये मोड हमेशा बना रहता है कि कल अगर सामने वाले से सवाल कर दिया जाए तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना से असंतुष्ट ना हो। अब आपने कहा योजनाओं की तो भरमार है, आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, लाडली बहना हो गया, लाडली लक्ष्मी हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि, ठीक है, किसी भी किसान को अगर मान लीजिए वह राशि या पुरस्कार के तौर पर प्राप्त हो रही है तो पुरस्कार होता है, उससे अपने आप में सीना चौड़ा होता है कि हमें इस उत्पादन करने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व का जो उदर है वो किसान ही भरता है, तो अगर उसे पारितोषिक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी दिया जा रहा है तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है। और जहां तक आपने बात कही कि कैसे योजनाएं आप बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, तो एक कहावत है ना कि जहां चाह वहां राह। अगर आप वाकई में सहृदय होकर के काम करना चाहते हैं तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, अंत्योदय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वहीं पर 1952 में ही ये लाइन खींच दी थी कि हम उनके लिए हैं जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना वो अपनी बात को रख पा रहा है, उनको केंद्र में रखते हुए योजनाओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना, लाडली बहना जैसी योजना, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना जिसमें 5 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं, और वर्तमान में मोदी जी ने उसको जो 60 की लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया, ऐसे जो वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं उनके लिए भी। और सबसे बढ़िया एक और अभी जो तीर्थ दर्शन की योजना, तो ये आइडियाज जो है उन्हीं के दिमाग में आते हैं जो वाकई में जनता के लिए समर्पित रहते हैं और काम करते हैं। और जब समर्पित होकर के कोई भी कार्य किया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रकृति भी साथ देती है, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उसी राह पर चल रही है और सारे कार्यकर्ता भी उसी राह में उसी ध्येय पर चलते हैं। मोदी जी का भी कहना है कि हमको विश्व गुरु बनाना है। एक प्राचीन समय में जब हम लोग विश्व गुरु थे, किंचित कारणों से जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तो हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो गई। और अब वर्तमान में जो नेतृत्व है परम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके नेतृत्व में 2047 का टारगेट फिक्स कर दिया गया कि हमको इस टाइम लिमिट में डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। और आत्मनिर्भर भारत जिस प्रकार से अभी घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का जो एक अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चला, तो हम एक बड़ा मार्केट है। और बाहर के जो कंट्रीज हैं जो हम लोगों पर कोई भी चीज थोपते हैं, जैसे अभी टैरिफ की बात आई, डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कि हम स्वयं आत्मनिर्भर हैं और अपना जो प्रोडक्ट है हम स्वयं भी खपत कर सकते हैं, हमें बाहर के प्रोडक्ट पर निर्भर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भारत का जो नेतृत्व है वर्तमान में एक सही दिशा में जा रहा है, और जैसे टारगेट मोदी जी ने करके रखा है 2047, तो हो सकता है उसके पहले ही हम अमेरिका और ये जापान, चाइना को पीछे कर दें, जो क्योंकि जिस प्रकार से भारत डेवलपिंग जोन में है। और बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूं कि जिस प्रकार से अपने जेंट्स में हम लोग क्रिकेट में और अन्य खेलों में टॉप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ की जो महिला क्रिकेट टीम है, कभी सोचा नहीं होगा आप लोगों ने कि मतलब, और कि हमारे यहाँ की महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप चैंपियन में नंबर 1 होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जेंट्स के साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं वो भी वाकई में कंधे से कंधा मिला करके अपने भारत को आगे ले जाने के लिए तत्परता से कार्यरत है। किसानों का उल्लेख आपने बीच में किया है, किसान की आय दोगुनी, बात बहुत पुरानी हो चली है, क्या दोगुनी तरफ हम पहुंच पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किसानों से आप पूछिए और जाकर के बात करिए। मैं भी किसान हूँ, मैं भी जाकर के हमारे यहाँ भी किसानी होती है,
लोग बात करते हैं, वहां पर जिस प्रकार से उनको उपलब्धता जो ये उर्वरक है, बीज है और कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं, और उसके बाद जब वही किसान मंडी में जाता है तो वो प्रसन्नता की लहर उसके चेहरे पर रहती है। अब ये बात जो वाकई में खेतों में काम कर रहा है, हम लोग तो ठीक है, हमारे यहाँ तो खेती होती है, हम यही बोल सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन वाकई में जो काम कर रहा है उससे जब आप मिलकर के बात करेंगे, और जहां तक बात की जाए विपक्षी पार्टियों की, तो अब कितना बड़ा मजाक हो जाता है कि आप बात करने जा रहे हैं सोयाबीन की और बोरा लादे हुए हैं गेहूं का। यहीं से बात आ जाती है कि आपके मन में आम जो गरीब है, मजदूर है, वंचित है, किसान है, उनके प्रति आपका ध्येय अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप नीचे नहीं उतरते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। और सीधा सा उदाहरण अभी तात्कालिक है, जीतू पटवारी जी ने जो कृत किया, यहाँ पर बकायदा वो सब लगाया और ये भी बोला कि दाएं चलो बाएं चलो, है ना, कोई भी मतलब एक तरह से प्रायोजित जिसको कहा जाए। जब आप फील्ड में उतरते हैं, जमीन में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्या है। ऐसे ही नहीं भारत जो है वर्तमान में विश्वगुरु बनने की राह में, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, युवा भी, विद्यार्थी भी, सभी लोगों के मन में यह है कि हमें अपने देश को अपने पौरुष बल पे खड़ा करना है, अपनी दम पर आत्मनिर्भरता। बहुत सारे क्षेत्र हैं काम करने के, चूंकि हम अगर जल संरचनाओं की बात कर लें, उन्हें संरक्षित करना है, स्वास्थ्य की हम पहले ही बात कर चुके हैं, रोजगार की हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, खेती किसानी की बात भी यहाँ हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि जो जनता का जुड़ाव है, ये जो तमाम उपक्रम भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, जनता की कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं? जनता की कनेक्टिविटी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और हम जैसे कार्यकर्ता, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, कि कल चुनाव जब हो तो हमारे जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो उन योजनाओं में कहीं पर किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। और जिस प्रकार से बात चल रही है कि जो योजनाएं डेवलप की जाती हैं, उन योजनाओं को अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसी को लेकर के डेवलप करते हैं। अब आप देखिए कि पहले भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते थे, कहीं पर कोई भी प्रधानमंत्री आवास क्या पुराना दिखा? लेकिन वर्तमान में आप मोदी जी का देखिए, जाकर के गांव में जाइए, प्लॉट में जाइए, किसी भी प्लॉट में आप जाएंगे, ऑलरेडी एक अलग ही डिजाइन जो आपको नक्शा दिखेगा, वो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास ही है। और वहां पर जो गरीब कभी किसी झोपड़ी में रहता था, बरसात में उसको बच्चों को सांप काट लेता था या बिच्छू डंक मार देता था, उन्हें अगर पक्का मकान नसीब हो गया है, मिल गया है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात रहती है। और वर्तमान में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति का सर्वे किया गया, जब आप गांव में जाएंगे तो वो ये स्वयं भी बोलते हैं कि हमारा सर्वे हो चुका है, और जैसे ही मोदी जी के द्वारा वहां से राशि प्रदत्त होगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है, लोगों से कनेक्ट होकर के ही चलती है। और हम लोग विरासत के साथ विकास की बात करते हैं। अपने डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से अपने हिंदुत्व की संस्कृति की बात करते हैं, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी उस विषय को भी लेकर के चलते हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा, हमारी भी उम्र लगभग 40-45 हो गई, आप भी इतने के ही आसपास होंगे, कभी आपने सोचा था कि अपने ही जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा? ये बड़ी सोच का परिणाम रहता है। 370 का भी सोचा था कि कोई भी व्यक्ति खड़ा मतलब बंद करा देगा? एक दिन के लोकसभा में 1 घंटे की बहस हुई, और अमित शाह जी और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो सीधे सीधे कानून बन गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी हम जैसे लोग, आम आदमी भी वहां पर जा सकता है, वहां से आ सकता है। तो बड़ी दृढ़ इच्छा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, और स्वाभाविक सी बात है कि इन्हीं बातों को लेकर के जो आम जनता है वो जुड़ती है। और वर्तमान में जिस प्रकार से जो टारगेट मोदी जी ने देकर रखा है, तो एक एक व्यक्ति, चाहे किसान हो, महिला हो, गरीब हो, मजदूर हो, सारे व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बकायदा कार्यरत हैं।
बिल्कुल, विश्व गुरु की आप बीच में आपने हिंदुत्व का उल्लेख किया है। एक बात मुझे याद आ गई है, आपने बीच में बयान दिया था मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। मैं मानता हूं कि जब कहीं जातीय समीकरणों की बात और इस तरह के बयान आते हैं तो उसे एक सियासी मजबूरी समझ लिया जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। मनगावा के तो ऐसे हालात नहीं है कि नरेंद्र जी को ये कहना पड़े कि मुस्लिम नहीं वोट देता है, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कोई समीकरण नहीं है कि उनका ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता हो। ये मनोभाव आता कहां से है? देखिए, ये जो विषय है मैंने बात कही थी, और बात ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर आधारित मुस्लिम कम्युनिटी वोट करती है। और जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, लाडली बहना, तमाम योजनाएं, और भारतीय जनता पार्टी की योजना किसी भी वर्ग विशेष को या धर्म संप्रदाय को हटा करके या इतर करके नहीं बनती है। उसके एवज में हमें मत प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार है, वंदे मातरम, भारत माता की जय या अखंड भारत, हिंदुत्व की बात, वहां पर थोड़ा सा ये कम्युनिटीज अपने आप को किनारा करती हैं। तो मेरा यही कहना था कि जिस दिन जो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय से राष्ट्रोदय की बात करती है और हिंदुत्व की बात को लेकर के जो हमारा विचार है कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे, परम वैभवी भारत का निर्माण होगा, और जिस प्रकार से विश्व गुरु बनाने की बात मोदी जी करते हैं, तो जब ये बात आती है तो वहां पर थोड़ा सा इतरता रहती है कि हम भारत माता की जय व वंदे मातरम से परे रहेंगे। और जिस दौरान राष्ट्र की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम समर्पित हैं, तो जो ये विचार है 1952 से लेकर के, या बल्कि यूं कहें कि 1925 से लेकर के जो हम लोग चल रहे हैं कि एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसी राष्ट्र के लिए हम समर्पित होंगे, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है। तो वहां पर जब ये बात आएगी तो ये जो मैंने बात कही थी कि थोड़ा सा धार्मिक वहां पर विषय हो जाता है, इसलिए वो बात मैंने यहाँ पर कही थी कि विचार के आधार पर। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि वो उसका लाभ मुस्लिम को नहीं मिलेगा या किसी और समुदाय को नहीं मिलेगा, तो जब आप योजनाएं उस दृष्टि से नहीं बना रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में उसे बांटा जाए, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे पाएगा? नहीं, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर वोटिंग करता है। लेकिन जो मूल विचार है, जो हम राष्ट्र की बात करते हैं, परम वैभवी भारत की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, भारत माता की जय की बात करते हैं, तो वहां पर ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन आता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, हम लोग तो देखते हैं इन चीजों को कि अगर वंदे मातरम है तो वहां पर अवॉइड बात की जाती है, भारत माता की जय की बात आती है। ये नरेंद्र जी, ये हालात बदलेंगे कैसे? क्योंकि ये जिम्मेदारी एक दौर था कि कोई भी सरकार हो, धार्मिक आयोजन में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता था, लेकिन अब तो सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है। कोई उत्सव मनाना है, भले ही कोई त्योहार है जाति विशेष का, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। घर की बात कर ले तो लाडली बहना, लाडली बेटी, ये तमाम योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, ये भी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है। आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम से तकलीफ है, परम वैभवी भारत से, हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है। तो हम हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है इस चीज की तरफ, इसको अगर बहुत मजबूती से देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक मुस्लिम भाई भी खड़ा हो और उसको भी लगे कि नहीं मैं भारतीय हूं। देखिए, ये जो भारत की बात है, अब ये बड़ा विषय हो जाएगा। जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, और जब देश का बंटवारा हुआ तो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए और जिन्हें भारत में रहना है भारत में रहें। तो ये वही मुस्लिम या ईसाई यहाँ पर रह गए जिनके दादा पुरखे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पूर्व काल में वो हिंदू थे। अब उन्हें ये लगा कि हम यहाँ पर रह करके उस मूल विचारधारा में जुड़ सकते हैं, और जो हिंदुत्व है वो सहिष्णुता का अपना पूरा धर्म है, और यहाँ पर हम लोग हिंदू एक जो विचारधारा है, संस्कृति है,
उसके तहत यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भी अपने आप को कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि जो हमारी मूल विचार है, जो मूल हमारी अवधारणा है, मुगल तो बाद में आए, अंग्रेज तो बाद में आए, उसके पहले क्या थे? तो उसके पहले जो हम थे वही है असली हमारी पहचान। और जो यहाँ पर रहने वाले हैं सारे उसी मूल विचारधारा में एक न एक दिन लौट करके आएंगे। तो हम इस विचारधारा को लेकर के चलने वाले कार्यकर्ता हैं। और उस के तहत जो आपने सवाल किया वो ऑटोमेटिकली उसमें सवाल का उत्तर आ गया कि हम लोग एक ही धारा में, गंगा जमुनी तहजीब जो हम लोग बोलते हैं, तो एक ही धारा में हम लोग आएंगे। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से अखंड भारत की बात भी हम लोग कार्यकर्ता सभी मिलकर के करते हैं, तो वो एक न एक दिन ऐसा विषय अवश्य आएगा। चरय वेती हम लोग गीत गाते हैं, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसी विषय की प्रतिपूर्ति की तरफ चल रहे हैं। ये सीधा सा इसका उत्तर है कि कल की डेट में हम लोग सभी एक धारा में होकर के, अगर विश्व गुरु बनने की बात है, एक जमाने में हम अगर विश्व गुरु थे, बाहर के लोग पढ़ने लिखने आते थे, तो ऐसा कुछ न कुछ तो हमारे अंदर था। और बाद में जो ये विकृतियां आई, आक्रांता आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी सिस्टम को डिस्टर्ब किया और हम पुनः उसी अवधारणा को, उसी सिस्टम को रीडेवलप कर रहे हैं, बाकायदा सिस्टमेटिक तौर पर संगठित होकर के और संगठन को आधार मानते हुए। मैं समझता हूं जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत चल रहा है, तो मोदी जी तो बाहर जाकर के हिंदुत्व का डंका बजा के जब आते हैं, तो हम लोगों को भी गौरव होता है और हम लोग भी बाकायदा उनके नेतृत्व में आगे चलने के लिए सभी देशवासी तत्पर हैं। तो वो एक न एक दिन विश्व को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ही उत्तर है, लड़ने झगड़ने का विश्व में कोई भी उसका आंसर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, ना ही वो हल है। हमको जो है एक धारा में आगे बढ़ना होगा और वो सबसे बड़ी हिंदू संस्कृति है जो देश को एक बड़ा या पूरे विश्व को एक राह दिखाएगी। कि चूंकि मैं युवा हूं और एक बात आती है कि युवाओं को कोरेक्स, नशा या नशीली गोलियां, इनसे इतर रहना चाहिए। गुटखा, पान, तंबाकू ये हमारे लिए नहीं है और हमें इन चीजों से इतर होकर के अपना जीवन और कैरियर निर्माण करना चाहिए। और जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग परम वैभवी भारत के निर्माण का संकल्प अपने मन में लिए कर के चल रहे हैं, तो हम सभी को मिलकर के इन कुप्रथाओं से भी, खासतौर से शराब और नशा से भी हम लोगों को अलग रहना चाहिए। ये आपकी साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने मुझे साधना न्यूज चैनल के माध्यम से देखा और सुना। एक बार पुनः अवश्य कहीं न कहीं दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात प्रजापति जी कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी संभावनाएं बने, इतना विराट विचार सबके मन में एक साथ आ जाए। फिलहाल तो यही, चूंकि हमने क्षेत्र के विकास की बात की, तो जो तमाम प्रयास चल रहे हैं उनमें नरेंद्र जी को सफलता मिले और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, ये तय है कि सियासत में ये बातें बहुत आगे तक लेकर जाती हैं। विशेष में इतना ही।